गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप्स समझे थे। ओके, आज हम पढ़ेंगे डिस्क्रिमिनेशंस के बारे में। इन स्टीरियोटाइप्स और प्रेजुडिस होने की वजह से डिस्क्रिमिनेशन जो फेस करना पड़ता है। डिस्क्रिमिनेशन मतलब जो कि हम एक तरीके से हम बोल सकते हैं किसी को अनफेयर मीन्स से ट्रीट करना, उसके साथ गलत व्यवहार करना और दुर्व्यवहार करना, उसी को हम इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। Treating someone in an unacceptable or unfair manner based on prejudice and stereotype is called as discrimination. Okay, किसी भी इंसान को, किसी पर्सन को एक गलत तरीके से उसको बिहेव करना, उसके साथ दुर्व्यवहार करना इन ड्यू टू प्रेजुडाइस और स्टीरियोटाइप्स की वजह से, इसे ही हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन. In our country, many sections of our society face discrimination and which led down by putting them not being participating in certain activities like taking up certain jobs. और इन्हीं डिस्क्रिमिनेशंस की वजह से हमारे इंडिया में ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं, इन डिस्क्रिमिनेट होने की वजह से वो लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ में काम नहीं कर पाते हैं, जॉब्स नहीं कर पाते हैं. ओके, often a certain category of people are not allowed to live in a particular neighborhood. और कुछ लोग इस तरह से डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि उनको अपने घर के आसपास भी रहने नहीं दिया जाता है. They are not allowed equal privileges as others in society and are not even allowed to enter certain religious places. इसके साथ साथ अगर आजकल तो इतना कम हो गया, पहले एक टाइम ऐसा था जब अनटचेबिलिटी का दौर था. मीन्स ऐसे इंसान जिनको अछूत कहा जाता था उनको अपने आसपास के घर के आसपास भी रहने नहीं दिया जाता था. इनफैक्ट उनको मंदिरों में भी उनकी एंट्री नहीं थी. डिस्क्रिमिनेशन इज बेस्ड ऑन सेवरल रीजंस. फॉर इंस्टेंस, इनइक्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज ऑफन लीड्स टू डिस्क्रिमिनेशन. People from economically weaker section of the society do not have the resource to meet their basic needs like food, clothing and shelter. As a human being, हमारी जो बेसिक नीड है वो है फूड यानी खाना, शेल्टर यानी कि घर, और क्लॉथिंग यानी कपड़ा. अब यहाँ पर हम डिस्क्रिमिनेशन बात कर रहे हैं ऐसे पीपल जो कि ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. ऑब्वियसली बताए इकोनॉमिकली बैकवर्ड पीपल, या फिर ऐसे जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं जो ऐसे इंसान जो कि गरीब हैं, जो कि ये सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, लाइक रोटी कपड़ा और मकान, तो उनको भी डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है. ओके, दे गेट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन ऑफिस, स्कूल, हॉस्पिटल्स एंड अदर पब्लिक प्लेसेस. और बेसिकली इनको डिस्क्रिमिनेशन सबसे ज़्यादा कहाँ फेस करना पड़ता है? पब्लिक प्लेसेस पर. लाइक स्कूल नहीं जा पाते हैं, इनको हॉस्पिटल्स में इनका इलाज नहीं होता है. Students in schools are made to sit separately in a classroom or treated differently in a way based on their economic background. That is also discrimination. ना फॉर इंस्टेंस, अगर स्कूल में भी बच्चों को अलग टाइप से बिठाना स्टार्ट कर दे, लाइक अमीर बच्चे इस क्लास में बैठेंगे, गरीब बच्चे उस सेक्शन में बैठेंगे या उस रूम में बैठेंगे, या फिर अमीर पीपल्स के बच्चे आगे बैठेंगे, गरीब के बच्चे पीछे बैठेंगे, तो ये भी एक टाइप का डिस्क्रिमिनेशन ही कहलाएगा. In ancient time, a person caste determined their occupation. As per the Indian caste system, communities were placed in hierarchical importance. हमारे एंशियंट इंडिया में जिसका जैसा काम होता था, मीन्स ऑक्यूपेशन यानी कि जो भी धंधा या काम जो वो करता था उसके हिसाब से ही उसकी कास्ट बनाई दी जाती थी. ओके, और ये चलती जाती थी, हिरार्चिकल यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जाती थी. दिस कम्युनिटी इज प्लेस्ड एट द टॉप आर कॉल्ड द अपर कास्ट. और जो ऐसे पीपल जो कि बहुत अच्छा काम करते थे उनका अपर कास्ट में डाल दिया जाता था. लाइक क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण हो गए, इनको बेसिकली अपर कास्ट के पीपल्स का दर्जा दिया जाता था. और जो ऐसी कम्युनिटीज जो सबसे नीचे वाले स्थान पे थी, जो कि छोटे मोटे काम करती थी, तो उनको सबसे नीचे वाली जाति की यानी कि लोअर्स्ट कास्ट, और उनको ऐसा माना गया था कि ये अछूत हैं, है ना, इनको आपको ना छूना है, ना इनके हाथ का पानी पीना है, ना इनको अपने घर में बुलाना है, ना इनको मंदिर में दर्शन करने देना है. They were not allowed to take on any work other than cleaning of toilets and removal of dead animals from the village. अब उनकी ऑक्यूपेशन क्या थी, उनका काम क्या था? या तो वो टॉयलेट्स क्लीन करते थे, या फिर जो भी गांव में जो भी जानवर मर जाता था उसको उठा के कहीं एक सही जगह डिस्पोज कर देना. तो इस वजह से इनको लोअर कास्ट कैटेगरी में डाला गया और इनको कहीं ना कहीं
अछूत जो या फिर अनटचेबिलिटी की कैटेगरी में रख दिया। दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस ऑफ द अपर कास्ट पीपल्स और टेम्पल्स और इवन स्कूल्स। उनको ना ही दूसरे के किसी घर में एंटर करने देते थे, ना ही मंदिरों में, ना ही उनके बच्चों को स्कूल जाने दिया जाता था। Apart from caste-based discrimination, sometimes people also feel alienated in the society based on their religion. In a country like India, which has regional culture, economic and religious diversity, it is not uncommon to find discrimination based on one or more of these factors. डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ एक ही बेसिस पे नहीं होता है कि सिर्फ कास्ट के ऊपर हो गया। अब धीरे धीरे कास्ट सिस्टम खत्म हो रहा है तो अब ये डिस्क्रिमिनेशन यहाँ तो खत्म हो गया, पर लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं। लड़का और लड़की के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, है ना। तो कोई अमीर है उसके अमीर गरीब है इनके बीच में आपस में डिस्क्रिमिनेशन होता है। सो देयर आर वेरियस डिस्क्रिमिनेशन। सिर्फ एक ही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन नहीं, और भी अदर डिस्क्रिमिनेशन इंडिया में प्रिवेल करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, हाउ डिड इंडिया स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इक्वालिटी। भारत कैसे सबको इक्वालिटी पे की राह पर कैसे चला कि सब इक्वल है। ओके, इनइक्वालिटी हैज़ प्लाग्ड आवर सोसाइटी। इनइक्वालिटी यानी कि जो एक असमानता जो हमारे आपस एक दूसरे को आपस में अच्छे से ट्रीट ना करना, भेदभाव रखना, इस वजह से कहीं ना कहीं हमारे समाज पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। हिस्टोरिकली द स्ट्रॉन्ग हैव ऑलवेज एक्सप्लॉइटेड द वीक। और इतिहास गवाह है कि जो इंसान ताकतवर होता है वो इन कमज़ोर इंसानों को बहुत परेशान करता है और उनसे फ़ायदे लेता रहता है। The struggle for their equality started from the pre-independence era। और इस बात की कि सभी इक्वल हो, ये कब से स्टार्ट हुई है? देश आज़ाद होने से पहले के 1-2 साल पहले से। People not only fought against the British rule but also fought for equality in their own society। तब जब भारत एक हुआ था अंग्रेजों से आज़ादी चाहने के लिए, उस जमाने में सिर्फ अंग्रेजों से ना लड़ते हुए बल्कि आपस में भी बोल रहे थे कि हमें इक्वल स्टेटस चाहिए हमारे समाज में। ट्राइबल पीपल, वुमेन, पीजेंट्स एंड पीपल फ्रॉम मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी फर्स्ट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन दे हैड फेस्ड फॉर जनरेशन। अब इस दौरान कौन कौन सा ट्राइबल पीपल यानी कि जो जंगल में रहते हैं, ट्राइबल पीपल्स, वुमेंस को भी उस समय पूरा हक नहीं दिया जाता, इनइक्वालिटी दी जाती थी। उनको ज़्यादा उनको बोलते थे कि आपको घर पे ही रहना है, आपको बाहर नहीं करना। वुमेंस भी पार्टिसिपेट किया, पीजेंट्स यानी फार्मर्स, पीपल जो मार्जिनल सेक्शन से आते हैं यानी कि पिछड़ी जाति से आते हैं, सब एक साथ इकट्ठे हुए और उन्होंने कहा कि अब जो इतने सालों से हमारे साथ जो भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसका अंत कर दीजिए। वुमेन फॉट फॉर द राइट ऑफ एजुकेशन। वुमेंस का जो मेन मुद्दा था लड़ने का कि हमें इक्वालिटी चाहिए, उसमें सबसे बड़ा पॉइंट उनको ये चाहिए था कि हमें एजुकेशन प्रोवाइड की जाए लड़कियों को। मार्जिनल सेक्शन ऑफ सोसाइटी देमसेल्फ टू गेन एंट्री इन द टेम्पल। जो ये पिछड़ी जाति वाले थे या निचली जाति वाले थे, जो कि जिनको कि अनटचेबल से अछूत कहा जाता था, उनका एक ही मुद्दा था कि हमें भी मंदिरों में आने दिया जाए, हमें भी दर्शन करने दिया जाए। वाइल पीजेंट्स एंड ट्राइबल पीपल फॉट टू देमसेल्फ फ्रॉम द ट्रैप ऑफ मनी लैंडर्स। और जो पीजेंट्स हैं, फार्मर्स थे, और जो जंगल में रहने वाले ट्राइबल पीपल्स थे, वो इन जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनसे वो अपने आप को छुड़ाना चाहते थे। बिकॉज पहले क्या होता था कि बड़े बड़े ज़मींदार जो फार्मर्स होते थे उनको हायर करके अपने खेतों पर काम करवाते थे। अब कभी कभी तो ऐसा भी करते थे कि फार्मर्स का खेत होता था तो उस पर लोन देते थे। अब बेचारा फार्मर्स कभी बाई चांस लोन नहीं चुका पाता था तो उनकी पूरी ज़मीन हड़प ली जाती थी। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि अलग अलग सेक्शन ऑफ सोसाइटीज़ के पीपल अलग अलग मांगे अपनी लेके और इक्वलिटी की राह पर मांग करने लगे। द लीडर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वर अवेयर ऑफ सच इनइक्वालिटीज। जो हमारे लीडर्स थे कहीं ना कहीं वो उसी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी से आ रहे थे। कोई लोअर कास्ट से आ रहा था, कोई अपर कास्ट से आ रहा था, कोई मिडिल क्लास से आ रहा था। तो कहीं ना कहीं हमें जो लीडर्स थे वो समझ चुके थे कि इंडिया में कौन कौन सी टाइप की इनइक्वालिटीज प्रिवेल है। दे कैप्ट इन दिस इन माइंड वाइल ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भारत में जो कानून व्यवस्था, जो भारत का संविधान लिखा गया, यानी कि सारी कानून व्यवस्थाएं लिखी गई, तब इन सारी चीज़ों का ध्यान में रखा गया कि इंडिया के पीपल्स क्या क्या चीज़ों में इनइक्वालिटी सफ़र कर रहे हैं, और फिर उस हिसाब से ही भारत की नई कानून व्यवस्था बनाई। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीट्स ऑल सिटीजन इक्वल irregular for their citizen, okay, रिलीजन, कास्ट एंड जेंडर। भारत का संविधान या भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यही बोलता है कि सब इक्वल है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो कोई दूसरी धर्म का हो या कोई दूसरी कास्ट का हो।
कोई भी इंसान कुछ भी गलत करता है किसी के साथ भी, अगर वो किसी को डिस्क्रिमिनेट करता है, इनफैक्ट डिस्क्रिमिनेशन इज ऑल्सो इलीगल एज पर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। किसी भी इंसान को कोई हक नहीं है वो किसी के साथ भेदभाव कर सकता है जस्ट बिकॉज वो किसी अदर कास्ट का है या अदर जेंडर का है। सो इट इज इलीगल एनी वन ऑफ अस टू डिस्क्रिमिनेट एनी पर्टिकुलर पर्सन इन आवर सोसाइटी। As per our constitution, it is very important for ensuring equality. The preamble states that India is a secular country. This means that people are free to express or practice any religion. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो फ्रंट पेज है, यानी जिसको कि हम प्रियम्बल बोलते हैं, उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं लाइक सेक्युलर वर्ड का मतलब ये होता है कि भारत में कोई भी इंसान किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, वो उसको किसी भी धर्म को अपना सकता है। इसमें ना सरकार उसके दखल दे सकती, ना ही कोई दूसरा पर्सन या फिर पीपल ऑफ इंडिया उसमें दखल दे सकते हैं। देयर इज नो कंपल्शन टू फॉलो वन रिलीजन, ऑल रिलीजन्स आर इक्वल टू स्टेट एंड देयर इज नो स्टेट रिलीजन। और ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है किसी एक ही धर्म को माना जाए, आप चाहे तो अलग धर्म की पूजा कर सकते हैं। भारत की सरकार, भारत के राज्य सरकार किसी को भी मना नहीं कर सकती कि आपने इस धर्म का प्रचार क्यों करा या आप इस धर्म को क्यों मानते हो, ना ही किसी भी राज्य का अपना खुद का कोई धर्म हो सकता है। डिस्पाइट दिस प्रोविजन, इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी, वी मस्ट ट्राई टू एलिमिनेट इट। वी कैनॉट अचीव दिस विदाउट स्ट्रगल अगेंस्ट आवरसेल्फ। वी कैन अचीव इक्वालिटी ओनली इफ वी लेट गो ऑफ प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप्स। इसके बावजूद भी, इतने सारे कानून बनने के बाद भी स्टिल भारत में इनइक्वालिटी है, यानी असमानताएं हैं, कहीं ना कहीं हमारे स्टीरियोटाइप थिंकिंग या प्रेजुडिस थिंकिंग की वजह से। जैसे हमने बताया लड़का लड़की में भेदभाव हम करते हैं, अमीर और गरीब में भेदभाव करते हैं, किसी के पहनावे पर ही हम उसको जज करने लगते हैं। तो जब तक हम अपने माइंड को क्लियर नहीं करेंगे तब तक ये इनइक्वालिटी कभी ख़त्म नहीं होगी। अब बात करते थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूशन की। हालांकि यहाँ पे क्लास 8 का टॉपिक है, पर थोड़ा बहुत आपको जो बेसिक जानना चाहिए सिंस आप सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पढ़ रहे हो। जो हमारा जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था उसमें अप्रॉक्सीमेटली 300 मेंबर्स थे, ओके, फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स, ओके, भारत के अलग अलग रीजन से मेंबर्स है। इसमें कुछ फीमेल वुमन लीडर्स भी थी। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड या फिर चेयरपर्सन थे भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने फाइनल कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया था। अब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु इज कंसिडर्ड ऑफ द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, जो कि उनको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए बोला जाता है क्योंकि जो फाइनल ड्राफ्टिंग की गई थी उसमें बहुत सारी चीज़ें भीमराव अंबेडकर जी ने ही सेट की थी। अब उन्होंने भी अपने बचपन में काफ़ी कुछ ये कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन झेला था। बेसिकली उस समय उनको अनटचेबल सी कैटेगरी में रखा जाता था, तो उनको स्कूलों में जाने अलाउ नहीं करता था। जिस कुएं से मीन्स लाइक गांव में कुएं होते थे तो वहाँ पे से अपर कास्ट के पीपल्स ही उस कुएं से पानी पी सकते थे। वहाँ पे जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के फैमिली के पीपल्स थे या उनके कास्ट के पीपल थे, उनको उस कुएं से पानी भी लेने नहीं दिया जाता था। स्कूल मंदिर में तो अलाउ ही नहीं करते थे। ओके, सो सिंस उन्होंने ये सब चीज़ें अपने बचपन से देखी, तो जब बचपन से उन्होंने ठान लिया था कि मैं इतना एजुकेट होऊंगा कि मैं इस चीज़ को जड़ से ख़त्म कर दूंगा, अनटचेबिलिटी को मैं जड़ से ही ख़त्म कर दूंगा। ओके, ये थोड़ा बहुत भीमराव अंबेडकर जिन्होंने, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्टर के, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के हेड थे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वो जहाँ पर सारे जितने अप्रॉक्सीमेटली 200-300 मेंबर्स ने मिलकर कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। ओके, अब आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का फर्स्ट पेज, द प्रियम्बल ऑफ इंडिया। उसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई, लाइक वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग resolved to constitute into sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens। इसमें ये बात कही गई है कि हम भारत के नागरिक, हम पूरी तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को हमने अपना लिया है और इसमें हम अपने आप को सोवरेन, यानी कि हम किसी विदेश मंत्रालय या फिर जो दूसरे देशों के साथ कैसे रिश्ते रखने इसके भी हम ही खुद डिसीजन लेंगे। हम सेक्युलर रहेंगे, सेक्युलर मीन्स इंडिया में कोई भी किसी भी धर्म का प्रचार कर सकता है, उसको अपना सकता है। इसके साथ साथ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, यानी कि हम अपनी सरकार, भारत की जनता ही भारत की सरकार को चुनेगी। ओके, ये सारी चीज़ें थी जिसमें
कि जस्टिस मिले, ताकि सभी को न्याय मिले, लिबर्टी, सभी को आज़ादी मिले अपनी बात को रखने की। ओके, अपन जो भी वो जिस भी वो धर्म को मानते हो सबकी आज़ादी मिले, सबको इक्वलिटी मिले, अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल हो, है ना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में। और इसके साथ साथ एक कहीं और इसके साथ साथ इंश्योरिटी दी कि सबका आत्मसम्मान की रक्षा होगी। ओके, इसको ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियाम्बल को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, और पूरे देश में 26 जनवरी 1950 में हमारे भारत के संविधान को लागू कर दिया था। ओके, यहाँ पर आपका ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।